इंडिया की कॉर्पोरेट वर्क स्पेस अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिकन जीडीपी इंडियन जीडीपी से कई 10 गुना ज्यादा है। और हमारे पड़ोसी चाइना की वर्कफोर्स हमारे से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन चाइनीज जीडीपी इंडियन जीडीपी से कई गुना ज्यादा। ये दोनों स्टैटिस्टिक्स कुछ समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आज जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी का बड़ा पार्ट मान के बैठी हैं, G8 मीटिंग्स हो या G20 के समिट को होस्ट करना हो, आज की इंडियन सुप्रीमेसी इज सो लाउड कि हम अब दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फाइनेंस कर देते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज या रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कि आज हमारे फिस्कल ईयर्स 50,000 करोड़ पर खत्म हो रहे हैं, और जहां अगले कुछ सालों में जीडीपी की डबल डिजिट ट्रिलियंस में होने की बात है, तो लाजमी है हमारा ये लगना कि बात नेशनल मार्केट की हो या इंटरनेशनल मार्केट की हो, इंडिया का वर्क कल्चर शुड बी टॉप नॉच। कसम से बताओ, हंसी आई ना ये बात सुन के। आई गेट इट, स्पेशली जब ऐसी खबरें रोज सामने आती हैं जहां बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉय तरुण आदर्श का 45 दिन से प्रॉपर नींद न मिलना और आत्महत्या कर लेना, या फिर एक बिग 4 कंसल्टिंग फर्म के टेकी का सुसाइड कर लेना क्योंकि वो अपने काम के स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे थे, और उसके फ्यूनरल पे उसके एक भी कलीग का ना जाना। एंड शॉकिंगली देयर आर सो मेनी न्यूज ऑफ द सेम। पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना आर नोबल परस्यूट्स ऑफ द लाइफ, बट अगेन चल क्या रहा है जहां वर्क कल्चर ऐसा, जहां कॉलेज में स्टूडेंट्स को जिंदगी में आने वाले काम के लिए ट्रेन करा जा रहा है। You would pressurize them कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है अबाउट द जॉब्स एंड द डेडलाइंस दैट दे विल हैव टू फेस, और वो इस लेवल पे स्ट्रेस्ड है अपने काम में कि ईदर दे क्विट द जॉब और जस्ट क्विट लिविंग लाइफ, या बस लोड बाय लोड मसले जाएंगे विद नो प्रोडक्टिविटी फॉर लॉन्ग आवर्स। इस देश में ना जाने कितने ही लोग हैं जो 9 to 5 जॉब की वजह से हमारा लाइफस्टाइल केटर कर रहे हैं, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी जैसे यूपीआई चल रही है, हम ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर पा रहे हैं, स्मार्ट टीवी पर ओटीटी के मजे ले पा रहे हैं, फ्लाइट्स ट्रेन अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर पा रहे हैं। तो क्या दिक्कत आज के जेनजी के नो फक्स गिवन एटीट्यूड की है? जेनजीज के साथ क्या है इश्यूज, जैसे मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं है, लाइक मैंने एफर्ट किया, आई वुड बी मोर लाइक कि ठीक है मेरे साथ तो ये मैंने इसमें एफर्ट्स डाले थे, बट जेनजीज विल बी लाइक ठीक है नहीं हुआ वी डोंट केयर, लाइक वेरी इजी गो। जो इस 9 to 5 जॉब के नॉर्म को चैलेंज कर रहा है। Like I'll give you an example. Like we had an employee, resource who was working from home. Basic, and because of some change in her role, suddenly she had to be in the office 3 days a week, and she was always like missing her timelines, not coming on time, missing days, was unwell and all that. So but I like decided to speak to that person and found out that she basically was like gymming, and the days on which she was supposed to come were her leg days, and that meant that she basically will have it very difficult when she has to travel all the way from her home to the workplace, and that was affecting her outcome basically. वही 9 to 5 जॉब्स जिनसे इन जेनजी के माँ बाप ने इनकी पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करे, उनके शौक के पैसे भरे हैं। यह दिक्कत एक ऐसे सिस्टम की है जो अपनी पॉलिसी से, अपने रिफॉर्म से एक इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट तो कर रहा है, पर उधर के वर्क कल्चर को नहीं। आज बायजूस के एम्प्लॉय उनके ऑफिस में घुसकर अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, HDFC हो या फिट जी के एम्प्लॉइज को मैनेजर्स गालियां दे रहे हैं एक छुट्टी मांगने पर। मतलब अगर इंडिया को हर साल $14 बिलियन का नुकसान सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की बिगड़ती मेंटल हेल्थ के चलते हो रहा है, तो क्या एक ऐसे वर्क कल्चर की डिमांड करना ही बेवकूफी है जहां तुम्हें पैसा भी मिल रहा है और तुम्हें काम करने के बाद नींद भी मिल रही है? आई वुड से कि अगर अभी भी मैं बोलूं 30% ही कंपनीज हैं जो एनवायरनमेंट दे पा रही है वेयर द एम्प्लॉयज आर हैप्पी, और मोस्टली 70% इज लाइक कि सेम यही चीजें हैं, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। और ये जो बेवकूफी इंडिया की वर्क स्पेस में चल रही है वो नॉर्मल कब हुई? अगर एक अवेयरनेस है, डिमांड है सेंसिबल वर्क आवर्स की, रिस्पेक्टफुल वर्क आवर्स की, एक गुड एनवायरनमेंट की, तो इस पे कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? क्यों आज ओवरवर्किंग गधा मजदूरी को लोग मेहनत की तरह क्लासिफाई करता है, और क्लेवर काम करने वालों को, वर्क आवर्स को फॉलो करने वालों को, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना फ्रॉम वर्क प्रायोरिटाइज करने वालों को लोग नॉन एम्बिशियस का टैग दे देते हैं? क्या ये आज की वर्किंग जेनजी कल्चर का एक लेजी एटीट्यूड है, या फिर एक वर्किंग कल्चर की डिग्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी का प्रूफ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारे को इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, जिसके बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंडिया के वर्क कल्चर के बारे में पूरा बदल जाएगा। ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे एफर्ट को, हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और आओ इंडिया की प्रॉब्लम समझने से पहले इंडिया के ओवरवर्क कल्चर को समझते हैं।
इंडियन वर्क कल्चर को समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस 50-60 साल पहले जब इंडिया नया नया आजाद देश था, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की दिन भर की मजदूरी और उस दिन की कमाई पर अपने घर का पेट भरना। Grandparents relatively had it really nice. I'll explain very quickly why. So they were like young. I'm assuming young in most cases. In a newly independent country which was full of opportunities. अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, तो you will get a job. And एक job हो गया, then you are sorted. You will have a house for sure. You will be able to support a family. You will be able to give education to your kids. Basically, so they had a really good time. उनके बच्चे यानी हमारे पेरेंट्स, उनका छोटे गांव से, छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में आना, जहां एक स्पेशलाइज स्किल पर एक जॉब ढूंढना, उस जॉब के बलबूते पर घर बनाना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, गाड़ी खरीदना। And then came our parents. Our parents' generation had the worst period. Basically, they basically had to stand in a line for every freaking thing, right from चीनी से लेके केरोसिन से लेके जॉब से लेके बस से लेके, they had to stand in a line for everything. So they were from a generation जिन्होंने बहुत difficulty देखा. In that generation generally आप एक जॉब लेते हैं और फिर आप जॉब स्विच नहीं करते हो. Nobody used to make their CVs. कोई naukri.com कुछ नहीं होता था. Basically आप जिस जॉब में घुस गए उसी पे आप रिटायर करोगे और जॉब का ग्रोथ 2% 3% आपका रहेगा. अगर आपने कुछ ज्यादा मेहनत की तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा. बट देयर इज मेनी ऑप्शंस. ये एक समय है जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था. आप अपना नाम लिखा दो और कोई जॉब आता है तो आपको मिलेगा. इट वाज अ वेरी डार्क टाइम बेसिकली. और उसके कंपैरिजन में अब हम, जहां एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है कि घर है, गाड़ी है, स्कूल या कॉलेज डेज में बाइक से, स्कूटी से कहीं बाहर घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, मॉल से कपड़े खरीदना, और उसके बाद आकर खड़े हो गए हैं एक चॉइस पे कि एक रोमांटिसाइज्ड स्ट्रगल वाली लाइफ में करना क्या है. ये 9 to 5 कल्चर तो हमारे पेरेंट्स ने 80s और 90s में किया है. दिन भर के डेडलाइंस मीट करना तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अपने गांव खेतों में किया है. तो आज हम ऐसा क्या झेल रहे हैं कि 76% of Indian working professionals are dealing with intense stress related issues, जो कि दुनिया में one of the highest rated figures है. बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे दुनिया की टॉप 10 कंजेस्टेड सिटीज में आते हैं. आज के आईटी पार्क के ग्लास ऑफिसेज हैं. मॉडर्न हाईटेक कॉर्पोरेट का सीन है जहां पर स्वाइप कोड, एंट्री गेट से हम एंट्री लेते हैं और ऑफिस में घुसने से पहले एक चाय की टपरी पर रुकना और ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद उसी चाय की टपरी पर रुककर घर का लंबा सफर शुरू करना. ये हाइलाइट्स हैं किसी नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल के एक वर्क डे के, जहां घर से ऑफिस का 1 वे कम्यूट 40 से 50 मिनट खाता है. कम्यूट करने में लगता है ½ एन आवर एवरी डे. आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना. ऑन एवरेज एक इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल 2 घंटे स्पेंड करता है रोड पर डेली. और इन दोनों वर्ड्स को ना एक इनविजिबल धागा जोड़ के रखता है, वो है हमारा कल्चरल डीएनए. ये कल्चरल डीएनए जिसके अंदर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कर्म को धर्म मानने वाला. एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन एम्बेडेड एंड कंडीशनड इन आवर ब्रेन फॉर सो लॉन्ग कि अगर हमसे मेहनत ऐसी नहीं हो रही है कि हम भूख प्यास सब भूल जाए, तब तक तुम्हें और तुम्हारे आसपास वालों को लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा काम अच्छे से हो रहा है. 1991 के ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला. पहले जहां रेट ऑफ सैचुरेशन फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क एक इंडियन या एक लोकल डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए होता था, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो इंडिजिनियस एटीट्यूड ऑफ द इंडियन मार्केट भी गया और डिमांड करने वाले कस्टमर्स, बल्कि अब अपने लोगों को वो सेंसेशनलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड की डिमांड को केटर करना था और पूरा करना था, जिसमें अब कस्टमर्स इंडिया के भी थे और दुनिया भर के. इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा के मुताबिक 2000 से 2010 के बीच में आईटी बीपीओ का रेवेन्यू $5 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन हो गया था. 1990 और 2005 के बीच इंडिया का आईटी सेक्टर 7000% से भी ज्यादा ग्रो हुआ है. और आईटी में जॉब मिलना किसी घर के बेटे या बेटी के घर वालों को वैसा ही फील देता था जैसे उनकी सरकारी नौकरी लग गई, जिसके चक्कर में हायरिंग की तो बम्पर रेस लगने लगी, लेकिन द मार्केट स्टार्टेड टू फ्लक्चुएट. क्योंकि तुम अब अगर बॉस की दी हुई गधा मजदूरी नहीं करोगे तो तुम्हारे बाद 1000 लोग लाइन में लगे हैं वही सेम काम करने को, और बिना किसी ट्रेनिंग के हायरिंग एजेंसीज की फैक्ट्री चालू हो गई. एक एम्प्लॉय का बर्नआउट मतलब दूसरे वाले की एंट्री, दूसरे का बर्नआउट मतलब तीसरे की एंट्री एंड सो ऑन. लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना सामने आया. प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज जहां एम्प्लॉयज को टैलेंट माना गया और सर्विस बेस्ड फर्म्स जहां बहुत सारे फ्रेशर्स को लेबर की तरह ट्रीट करा गया. मतलब गूगल, अमेज़न जैसे प्रोडक्ट कंपनीज कम लोगों से हाई इंपैक्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे. 1 to many मॉडल, जहां एक सॉफ्टवेयर एक फीचर लाखों करोड़ों लोगों सर्व कर सकता है. और दूसरी तरफ टीसीएस और इन्फोसिस जैसे फर्म्स में एक 1 to 1 सर्विस मॉडल, जहां उनके एम्प्लॉइज क्लाइंट्स के लिए एक आउटसोर्स काम करते हैं. अ कंपनी लाइक टीसीएस फॉर इंस्टेंस कैन चार्ज 35 lakhs पर फ्रेशर फ्रॉम अ क्लाइंट
पर उनके एम्प्लॉइज को एक्चुअल सैलरी 3.5 लाख ही मिलती है। क्यों? क्योंकि इनका फोकस क्वांटिटी पर है, मार्जिन पतले हैं और रेपिटेटिव टास्क को चीपर लेबर से पूरा करना पॉसिबल है। और इसका सबसे बड़ा कारण है अनट्रेन्ड, अनरिफॉर्म्ड कॉलेज ग्रेजुएट्स की भरमार। एस्पायरिंग माइंड्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेड्स इंडस्ट्री रेडी ही नहीं थे, पर डिग्री तो सब लेके निकल रहे थे। हर साल 25 लाख ग्रेजुएट, जिसकी वजह से ये रिप्लेसेबिलिटी का फैक्टर और बढ़ गया। इसका रिजल्ट ओवरवर्क्ड लोग जिनको हर हाल में जॉब बचानी थी। एंड स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया के हिसाब से रियल वेजेस सिर्फ 3% से एनुअली ग्रो हुई है 2011 से 2017 के बीच में। सिटीज में रेंट, खाना, रहना, अफोर्ड करना, ये सब 6 से 7% तक बढ़ता रहा है। तो सिर्फ ऑफिस में टाइम लगाने से लोग अपने खर्चे चला पा रहे हैं। एक और सर्वे के मुताबिक 52% इंडियन प्रोफेशनल्स वीकेंड्स पर या तो काम करते हैं या स्टैंड बाय में रहते हैं, मतलब पर्सनल टाइम खत्म। और ये ओवरवर्क का सबसे बुरा असर विमेन पर हुआ। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्टडी कहते हैं कि लगभग 48% इंडियन वर्किंग विमेन अपना करियर मिड करियर में छोड़ देती हैं, मोस्टली ड्यू टू द अनसस्टेनेबल वर्क लाइफ बैलेंस। कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैनेजर का पॉन शेयर कर देना, पोटेंशियल डेट्स के नंबर शेयर कर देना, इनअप्रोप्रिएट मीम्स शेयर कर देना, उनके पीरियड्स के दिनों में उन्हें बैगेज की तरह ट्रीट करना, जैसे और कई रियल फैक्टर्स मेक दिस कल्चर इवन वर्स। इनके लिए ऑफिस के रूल्स और फैमिली एक्सपेक्टेशन दोनों मैनेज करना मुश्किल है। और 63% ऑफ जेन ज़ी एम्प्लॉइज अगर मेंटल हेल्थ सपोर्ट और फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं मिले तो जॉब स्विच करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फिर फिजिकल एग्जॉस्शन के बाद मेंटल हेल्थ का क्या? I was so much stressed out और mentally इतना प्रेशर था that before going to the office you might think क्या सच में जाना है क्या और आज मेरा क्या होगा। There was sometimes hypothetically or speaking would they kill me there। WHO के हिसाब से दुनिया के 15% मेंटल हेल्थ केसेस सिर्फ इंडिया में है। इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी ने 2021 में एक स्पाइक नोटिस किया, 20% सर्ज इन वर्कप्लेस डिप्रेशन पोस्ट द पैंडेमिक। और इसका सीधा सा जवाब है कि हम सब लोग परिवार, कम्यूट, इन्फ्लेशन सब मैनेज करते करते थक गए। तो हमारी ये वर्क इज वर्शिप फिलॉसफी ने एक तरफ और 1991 के बाद आई इंडिया में इकोनॉमिक बूम ने दूसरी तरफ से मिलकर एक हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज कर दिया है। And you bind them into a contract and you say कि if you do this, if you leave the company, you'll be legally challenged, you'll be pressured from the lawyers। इसके ऊपर कम्यूट, राइजिंग कॉस्ट, ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट, सब ने आग में घी डाल दिया। यहाँ तक कि लोगों का वीकेंड भी फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स के नाम पर कंज्यूम होने लगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या यही है हमारी तरक्की और किस हद तक हम इस ओवरवर्क कल्चर को नॉर्मलाइज करेंगे? और सबसे इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग बात तो ये है कि तुम चाह कर भी इस ओवरवर्क पैराडॉक्स से शायद निकल नहीं सकते, या फिर उसका भी कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इंडिया के कॉर्पोरेट स्टार्टअप कल्चर को समझने के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है, हमारी फाउंडेशन बहुत वीक है, जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में भी बहुत जगह स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते। सिर्फ हार्ड स्किल्स लाइक कोडिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग ही नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ये नहीं सिखाते, जिसकी वजह से लोगों को अपने करियर में बहुत टाइम लग जाता है इन स्किल्स को समझ के अपने करियर एडवांस करने में। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस गैप को एड्रेस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल स्किल्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी ही जगह है मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तुम एलपीओ को इनके बड़े कैंपस के लिए तो जानते हो, पर तुम्हें पता नहीं होगा कि नॉर्थ इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक है। ये उन 10 पहले इंस्टीट्यूशंस में शामिल है जिन्हें एबीएसपी यूएसए एक्रेडिटेशन मिला है। इनका एमबीए प्रोग्राम एनबीए एक्रेडिटेड है और यूनिवर्सिटी नैक A++ सर्टिफाइड है। एंड ये सब सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये इनकी क्वालिटी, इंडस्ट्री रेलेवेंस पर फोकस करता है। क्योंकि एलपीओ का सबसे बड़ा यूनिक फैक्टर है इसका इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनाया गया है, जो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स जो सीखे वो आज के इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के लिए रेलेवेंट हो। जैसे इनका ब्रांड सेल प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स को मार्केट से अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेके उनको ब्रांड करके, लेबल करके सेल करने की एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एफिलिएट मार्केटिंग, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स और फिनटेक, एआई जैसे न्यू एज स्किल्स यहाँ हर स्टूडेंट की लर्निंग का हिस्सा है। एंड अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऐसे नीश एरियाज में है तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम्स हैं, जैसे सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, एनएससी सर्टिफिकेशंस के साथ, और हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप में है तो इनका शार्क टैंक स्टाइल सेटअप और कैंपस मार्केटप्लेस आपको अपने आइडियाज को टेस्ट करने और फंडिंग लेने का मौका देता है। एंड इस वीडियो में जो हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बात करेंगे ताकि तुम्हारी वर्क लाइफ की टॉक्सिसिटी कम हो, तुम इस क्राइसिस से निकल पाओ, तो सबको एड्रेस करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एंड मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस एलपीयू वही फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने एमबीए के बारे में सोच रहे हो तो ये एक बहुत लाजवाब अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके करियर को आगे ले जाने के लिए। एडमिशंस ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आओ चलते हैं आगे वीडियो में।
इंडिया के इस ओवरवर्क कल्चर की इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसका एक बहुत अच्छा एनेक्डोट मेरे को मिला भी है कि अगर आप अपने वर्किंग बर्नआउट में यू प्लान टू गो टू टॉक टू दी HR, वो सारी कॉन्वर्सेशन कई बार तो आपके मैनेजर के पास पहुंच जाती है बीइंग लेबल्ड एज अ कंप्लेंट। प्रेशर इज समथिंग जो आपके टीम लीडर्स, आपके एनवायरनमेंट से ना बहुत इम्पैक्ट आता है। इफ योर टीम एनवायरनमेंट इज गुड, वो रिलीज हो जाएगा। यू विल शेयर योर व्यूज, यू विल डिस्कस, यू विल एंटरटेन योरसेल्फ, थोड़ा गॉसिप रहेगा, चीजें हो जाती है। बट अगर आपका टीम मैनेजर्स और टीम लीडर्स ऑल मतलब नंबर स्पेसिफिक अगर लोग हैं, दे वोंट केयर अबाउट योर इमोशंस एंड ऑल, दे विल बी वेरी स्पेसिफिक। व्हाटएवर यू आर डीलिंग विद, यू हैव टू डील विद द थिंग्स बट कंप्लीट योर टारगेट्स। एंड ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, नीचे कमेंट्स में भी लोगों ने बात करी होगी। तो सवाल ये है कि इस ओवरवर्क कल्चर को इतना सपोर्ट मिलता क्यों है? ये ओवरवर्क आखिर बेनिफिट किसको कर रहा है? हो सकता है उन लोगों को जो ऑफिस में सबसे पहले आते हैं, सबसे देर से जाते हैं, उनकी तरह तुम्हें और तुम्हारे मैनेजर्स को भी लगता हो कि ज्यादा काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज्यादा घंटे काम करने से आउटपुट भी तो ज्यादा होगा ना। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर रिसर्च की माने तो एक समय के बाद ज्यादा घंटे काम करने से आउटपुट आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डिग्रेड करने लगता है। So when I was younger, when I was like in my 20s, there were times when I would go to the office on Monday and return back on Friday. But I realized working like this actually does not guarantee good outcome. Basically, the quality of the outcome actually reduces. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से आइडियल वर्किंग आवर्स समवेयर लाइक करते हैं बिटवीन 50 to 55 आवर्स, जिसके बाद एफिकेसी में एक शार्प डिप दिखता है। वहीं इंडीड इंडिया के सर्वे के अनुसार 60 प्लस वर्क आवर मतलब 47% डिप इन एफिशिएंसी। लेकिन कर्म ही धर्म है कि फिलॉसफी इंडिया में ऐसी है कि हमारे लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स कई बार जाकर 70 प्लस घंटे करने की डिमांड को रखते हैं। Request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. और उम्मीद करते हैं कि पूरा देश उसे फॉलो करेगा। और इसी सब में मानो एक मेंटल हेल्थ का फैक्टर तो भुला दिया जाता है, क्योंकि अगर कर्म ही धर्म है तो उस धर्म के लिए सब कुर्बान नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? एक ऐसी सोसाइटी जहां मेंटल हेल्थ को वीकनेस या कई बार तो कायरता का टैग दे दिया जाता है, वहां मेंटल हेल्थ को एक ऐसे इनसेंसिबल वर्क कल्चर में इनकलकेट करना या फिर उस पर सिर्फ बात करना एक वीकनेस की तरह देखा जाता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 1 in 5 अर्बन वर्किंग इंडियंस एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, स्टिग्मा की वजह से कोई शेयर नहीं करता। एंड एक एनालिसिस से तो ये भी पता चला है कि इस मेंटल हेल्थ की वजह से एक एम्प्लॉयर 2 से 3% रेवेन्यू से हाथ धो रहे हैं। और आयरनी ये है कि ये सबको पता है, पर ये कल्चर एक बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरह बस चले जा रहा है। आदत ऐसी हो गई है कि कई अगर इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश भी करेगा तो सबको लॉस झेलना पड़ेगा। एंड इसी लूप में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों फंसे हुए हैं। तो इसीलिए वो जो 25 लाख ग्रेजुएट्स हर साल इंडिया से निकल रहे हैं, उनके लिए काम करने की पिक्चर ही अलग होती है। AICTE डेटा के हिसाब से 1.2 मिलियन इंजीनियरिंग एनरोलमेंट्स 2022 में क्रॉस हो गए, पर प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग अभी भी बहुत कम है। कॉलेज के एग्जाम रोट लर्निंग पर फोकस करते हैं, मेंटल हेल्थ लिटरेसी या रेजिलियंस पे नहीं। काम करना कैसे होता है वो नहीं सिखाया जाता, और उसका रिजल्ट की बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहां बाउंड्री सेट करनी है, सेल्फ केयर सेट करना है, ब्रेक्स कितने लेने हैं। इवन अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ थॉटफुल इनपुट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव थिंग। तो ओवरवर्क तो उनके लिए नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल बन जाएगा। एंड ये स्किल्स और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग का गैप इतना बड़ा है कि जब लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनके पास रेपिटेटिव टास्क करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचती है। Typically in manufacturing, you find it's very repetitive job, right? You do a lot of things, or you cut a sheet of metal, use big CNC machines, and all of those things. एंड उनकी पूरी बीइंग वर्क सेटिस्फैक्शन में नहीं, बस डेडलाइन पूरी करने में निकल जाती है। ज्यादातर छोटे शहरों से आए हुए या छोटे घरों से आए हुए या बड़े घरों से आए हुए बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ एम्प्लॉइज के पास उनका डर और बैगेज की वजह से उनकी ड्राइव के लिए कोई जगह नहीं बचती है, जिसमें ओवरवर्क बिकम्स अ नेसेसिटी, ताकि वो आगे चलकर ये बोल सके कि सबसे ज्यादा मेहनत करी इसीलिए मैं आज इस मुकाम पर हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार उस मुकाम तक पहुंचना ही अपने आप में एक ट्रैजिक न्यूज बन जाता है। डेनिस प्रूड्यूहोम, एक 60-year-old वुमेन वर्किंग फॉर एन अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस फर्म, फ्राइडे की सुबह 7 बजे चेक इन करती है अपने काम में, और 4 दिन बाद ट्यूसडे शाम लगभग 5 बजे उनकी लाइफलेस बॉडी उनकी डेस्क पर मिलती है। ऑफिस की डेडलाइंस, एग्जॉशन, वर्क कल्चर में भाग दौड़ करना, इस सब में उस ऑफिस के लोग इतने बिजी हो गए कि 4 दिन तक अपने सुपरवाइजर का ध्यान उस ऑफिस में किसी ने दिया ही नहीं। या फिर तुम जापान के कारोशी कल्चर को समझो, जिन पर काम इतना ज्यादा है कि करने की वजह से सीधे मौत आ जाए, वो टर्म्ड एज कारोशी बाय द जापानीज सोसाइटी, डाइंग बिकॉज ऑफ अनसुपरवाइज्ड मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। में 20-year-old बॉयज एंड गर्ल्स 100 घंटे काम करना बिना ब्रेक के फॉर अ मंथ
has been a normal thing in Japan since the 60s. आदत ऐसी कि workers in Japan are entitled to 20 days of leave every year, पर 40% उन leaves को लेते ही नहीं है. And unfortunately, India भी इस सबसे कुछ खासा दूर नहीं है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2019 रिपोर्ट में दिखाया गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंडियन सबसे लंबी वर्किंग आवर्स क्लॉक कर रहे हैं. 48% वर्किंग प्रोफेशनल्स हर हफ्ते 50 से ज्यादा घंटे काम करते हैं. जापान के कारोशी कल्चर से हम ज्यादा दूर नहीं है और बहुत तेजी से इंडियन वर्कफोर्स उसी कल्चर को प्रमोट कर रही है. 2 महीने पहले 26 साल की एना पेरेकी, जिनकी सिर्फ उनकी जॉब ज्वाइन करने के 4 महीने बाद अनटाइमली डेथ हुई, लेड टू एन रिसर्जेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू सो मेनी केसेस अराउंड इंडिया. एक ऐसी वर्क स्ट्रेस एपिडेमिक जिसकी गिनती नहीं करी जा सकती इज समवॉट ऑफ एन कंसर्निंग फैक्ट. एंड बहुत सारे ब्रूटली हाईलाइटेड केसेस तो हैं, बट कोई एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, क्योंकि कई बार तो ऐसे केसेस को कंसिडर रिपोर्ट ही नहीं करा जाता या फिर कई बार ऐसे केसेस को दबा भी दिया जाता है. और फिर एक स्पेशल न्यूज सेगमेंट, सरकारी इन्वेस्टिगेशन के वादे और कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो में इनकी कहानी को मेंशन करके लोग आगे बढ़ जाते हैं. इंडिया के लेबर लॉस अभी भी 48 आवर वर्क लिमिट को हाईलाइट करते हैं, पर एनफोर्समेंट नाम की चीज बहुत कम है. कोई नेशन वाइड एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम मैंडेटरी नहीं है. ईएपी यानी अ सेंस ऑफ सेफ्टी नेट फॉर एम्प्लॉयज, ओल्ड एंड न्यू, कि उनकी परफॉर्मेंसेस को उनके वर्क एनवायरनमेंट के साथ कंसिडर करा जाए, जहां एक उम्मीद हो कि एक एम्प्लॉय को हायरिंग करने के बाद एक सेट नॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क कल्चर में ट्रेन करा जाएगा. वेंट अगेंस्ट द फैक्ट कि अब अगर पैसे खर्च कर एजुकेशन लेकर जॉब मिली है तो वो एजुकेशन की जिम्मेदारी कोई कंपनी क्यों उठाए, और वो भी सैलरी देकर. नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर अवेयरनेस लो है. मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज दोनों एक लूप में फंस गए हैं कि ओवरवर्क को कोई रोक नहीं रहा है और स्टिग्मा की वजह से सब चुप रहने पर मजबूर है. तभी हम 70 आवर वर्क वीक और 6 डे वर्क कल्चर को नॉर्मल मानकर अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं. एंड यही ओवरवर्क पैराडॉक्स है. हमें लगता है कि हम ज्यादा आवर्स डाल रहे हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, पर रियलिटी में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. मेंटल हेल्थ, फैमिली लाइफ और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ. एजुकेशन सिस्टम अभी भी हमारे बच्चों को स्टडी हार्ड, रेस्ट नथिंग सिखा रहा है. कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट डिलीवरेबल्स को इंसानियत से ऊपर रख रहा है और हम सब इस लूप को बस चलता देख रहे हैं. एंड सवाल ये है कि इस लूप को तोड़ने की जिम्मेदारी है किसकी? इंडिया की इस वर्क प्लेस प्रॉब्लम के बीच में एक अलग पर्सपेक्टिव और एक नया नजरिया लेकर निकले हैं जेनजी. लोग कहते हैं कि जेनजी फ्यूचर है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजें ट्राई करते हैं, पर उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है. उनकी एजुकेशन की नीश ऐसी कि वो अपनी खुद की नीश नहीं समझ पा रहे हैं. सबको कुछ कुछ शायद आता है, बट सब कुछ करके वो मेन कुछ चीज क्या है इज एन इंटरेस्टिंग डिलेमा दैट द जेनजी इज डीलिंग विद. 2018 की ग्लोबल स्किल्स गैप की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन ग्रेजुएट्स की 54% मिसमैच है बिटवीन जॉब रोल्स needed versus roles that they can fill. मतलब पोजीशंस ओपन है पर उन पोजीशंस के लिए स्किल्स और अलाइनमेंट की कमी है. अब इसको तुम जेनजी का एक्सप्लोर करने वाला एटीट्यूड मान लो या फिर देम ट्राइंग टू फाइंड अ वे इन दिस फास्ट पेस्ड इकोनॉमी मान लो. ऊपर से क्रिसिल का एनालिसिस कहता है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ग्रेजुएट्स का माइग्रेशन और कम्यूट फैक्टर ही उनके ग्रोथ पर असर कर देता है. हर साल 28 से 30 लाख लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज से टियर 1 टाउन्स में शिफ्ट हो रहे हैं. कंपटीशन को बढ़ाते हुए कंपटीशन और इंटेंस हो रहा है. मतलब समझो कि अब छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज हैं, सर्विसेज हैं, पर फिर भी उन्हीं छोटे शहरों को छोड़कर लोग बड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं. ये सब मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आप ओवरवर्क को एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि आप रिप्लेसेबल ना बनो. और अब जेन जी इस एनवायरनमेंट में कदम रख रहे हैं, लेकिन उनका आउटलुक थोड़ा अलग है. स्मार्टफोन्स और जेन जी की रिलेशनशिप जैसे सुई और धागा. रिसर्च के लिए इंटरनेट, कपड़ों के लिए इंटरनेट, रेस्टोरेंट्स के लिए इंटरनेट, मूवीज देखने के लिए इंटरनेट और जॉब्स के लिए भी इंटरनेट. आईबीएम की जेन जी एट वर्क सर्वे के हिसाब से 76% इंडियन जेन जी करियर डिसीजंस हेवीली बेस करते हैं ऑन मेंटल वेलबीइंग एंड पर्सनल फुलफिलमेंट. ये सिर्फ पैसा और ब्रांड नेम पे फोकस नहीं करते, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों पॉसिबल हो. अगर 70 आवर के वर्क वीक कल्चर में उन्हें एग्जिस्ट करना है तो वो वोकल है इस चीज के बारे में कि उसमें उन्हें ग्रोथ, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस मिले. एंड दे आर डिनाइंग द ब्लाइंड लॉयल्टी ऑफ कंपनीज इवन विद अ गुड पे पैकेज. इनके कंपैरिजन में मिलेनियल्स जो प्राइमरीली 2008 की ग्लोबल रिसेशन के बाद वर्क स्पेस में एंटर करे थे, उनके लिए जॉब्स वर मोर अलोंग द लाइंस ऑफ सर्वाइवल. कम पैकेजेस, अनश्योर फ्यूचर, तो ओवरवर्क नॉर्मल होना ही था. बट नाउ जेनजीज हैव अ डिफरेंट अप्रोच क्योंकि टाइम अलग है. उन्हें अपनी स्किल्स को बियॉन्ड देयर एजुकेशन डेवलप करने के लिए समय चाहिए. उन स्किल्स को पाने की एक्सेसिबिलिटी चाहिए. उन्हें पता है कि स्किल शॉर्टेज और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों एग्जिस्ट करते हैं. प्यू रिसर्च की रिसर्च पोल के मुताबिक 58% इंडियन जेनजीज आर ओपन टू फ्रीलांसिंग और गिग
roles if it means better control over their hours. ये लोग स्टैंडर्ड 9 to 9 के ग्राइंड को फ्यूचर नहीं मानते। इनके लिए प्रायोरिटी है स्किल ड्रिवन लेन्स और माइक्रो क्रेडेंशियल। माइक्रो क्रेडेंशियल्स होता है अ रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन अ नैरो फील्ड ऑफ लर्निंग। इन्हें आप एक क्रैश कोर्स समझ, जो कई बार यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे और कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे फ्री या मिनिमल कॉस्ट पे मिल जाता है। ये जेनेरिक लेबर पूल से निकलकर एक टैलेंट पूल बनाने में अपने आप को ज्यादा इंटरेस्टेड पाते हैं। कोर्सेरा 2022 की इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक 68% इंडियन जेन ज़ी लर्नर्स एक्टिवली परस्यू स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस बियॉन्ड देयर कॉलेज। Like some of my friends are doing crash course of full stack development. So already they studied in college 4 years. तो फिर दोबारा क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? जॉब नहीं मिल रहा है। ये ट्रांजिशन फ्रॉम द मिलेनियल ओवरवर्क कल्चर जेन ज़ी ने शुरू कर दिया है और यही एटीट्यूड एंड अ बिट ऑफ बेटर रिफॉर्मिटी इन्हें एक अच्छी तरह से पोजीशन करता है टू स्टैंड अगेंस्ट दिस ओवरवर्क कल्चर। इन्हें बोलकर तो देखो कि वीकेंड पर बिना पे के फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के नाम पर ओवरटाइम करना है, तुम्हें नेगोशिएशन टेबल पर लाकर खड़ा कर देंगे। और अगर इन्हें रिप्लेसेबल समझा तो ये यूनिक टैलेंट पूल से आने वाले लोगों को ये पता है कि जो स्किल्स तुम्हें चाहिए वो मिलनी मुश्किल है और तुम्हारी तरह और बहुत लोग हैं जो स्किल्स की तलाश कर रहे हैं। एंड जेन ज़ी का ये माइंडसेट बहुत यूनिक है इंडियन वर्कफोर्स में देखने के लिए, बिकॉज ये इमर्ज कर रहा है एक कल्चर ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ। जेन ज़ी का माइंडसेट सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन पर नहीं अटका। द होल नैरेटिव ऑफ कर्म ही धर्म है हैज चेंज्ड। If you could have one superpower, what would it be? Superpower. I'd like to be smarter. उनका मानना है कि अगर काम सही है तभी वो धर्म होता है। मतलब क्रिएटिव ऑटोनॉमी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, स्टेबल वर्किंग आवर्स, सब एक पैकेज डील की तरह वो देखते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब चाहते हैं एक स्ट्रिक्ट 5 डे वर्क वीक वाली पॉलिसी को फॉलो करना, एंड वो प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को स्किल स्वैप सेशंस, वर्कशॉप्स, वो हर चीज जिसमें आप सिर्फ अपनी स्किल्स ही नहीं अपग्रेड कर रहे हो बल्कि दूसरे के स्किल्स और उनके वर्किंग कल्चर को भी समझ रहे हैं। एंड शायद 2008 के बाद वर्कफोर्स में आने वाले लोगों के लिए एक पाइप ड्रीम था, पर जैसे जैसे वर्क बदला है, वर्क कल्चर बदला है, देश के हालात बदले हैं, ये चीजें भी एक नया पॉजिटिव नोट लेकर आ रही हैं। वो कल्चर चले गए कि जब हम एनालॉग कंप्यूटर पे बैठ करके खिड़खिड़ कर रहे हैं। आज के डेट में आप देख रहे हो स्मार्ट चीजें आ गई हैं, आप 5 घंटे 8 घंटे का काम 5 घंटे में बट बात अभी भी ये सच है कि एक तरफ जहां आज की इकोनॉमी और आईटी सर्विस मॉडल runs on mass hiring, cutting down costs, तो वही Gen Zs are forcing the norms based on skill-based negotiation, flexible hours, mental health and purpose-driven roles. And surprisingly, यही आज के सबसे ताकतवर दुश्मन बन के खड़े हैं इस overwork culture के खिलाफ, क्योंकि अब loyalty to a respectful working culture की clarity ज्यादा है। And maybe Gen Z ही वो culture है जो इस पुराने work norms को थोड़ा shape up कर। लेकिन इस सब के बीच में असली struggle तो आज भी freshers कर रहे हैं, जिसमें Gen Z भी शामिल, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलेज फ्रेशर्स नहीं है, वो सारे लोग शामिल हैं जो टेक, एआई के एडवांसमेंट, डिफरेंट वर्क कल्चर के बीच में अपने ही वर्क एनवायरनमेंट में एक फ्रेशर बन गए हैं और उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। ये सारी प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस करी, इस सब के बीच में एक फ्रेशर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सक्सेस की भूख में और पेन एंड गेन की मेंटालिटी के बीच फंसे ये फ्रेशर, उनके पास कोई सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है जिससे वो थोड़ा कॉशन रख के आगे प्रोसीड कर सके। वो लोग जो अभी अकेडमिया से प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख रहे हैं और आगे जाके यही फ्रेशर्स फ्यूचर ऑफ वर्क को डिफाइन भी करेंगे। अब इन्हें हम एक नॉर्म ब्रेकिंग जनरेशन का टैग दें या फिर एक नोटोरियस एटीट्यूड रखने वाली जनरेशन का फ्यूचर यही डिसाइड करें, लेकिन फ्यूचर के टूल्स, फ्यूचर के स्किल्स सब बदल रहे हैं और ये धीरे धीरे बदल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सबके लिए बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। तो सवाल ये है कि ये हार्ड वर्क और ओवरवर्क की पतली लकीर के बीच में ये एआई रेवोल्यूशन, न्यू वर्किंग नॉर्म्स, न्यू वर्किंग टेक्निक्स, इसको कितना बदल। You should either work because you are getting money, or you should work because you are getting learnings. Basically, if it's just money, it would be a problem. If it's just learning, it would be a problem. So it has to be a balance. टीम लीज की एक रीसेंट स्टडी कहती है कि 52% फ्रेशर्स को इनिशियल 6 महीनों में डेडिकेटेड मेंटोरशिप ही नहीं मिलता। हसल नाउ रेस्ट लेटर की फिलॉसफी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, एंड ये सवाल पूछने के लिए कि क्या वो अपनी लाइफ में ओवरवर्क कर रहे हैं या फिर अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, वो रुक ही नहीं पाते। रेपिटेटिव टास्क, टेस्ट स्क्रिप्ट, पावर पॉइंट के फॉर्मूला, एक्सेल की शीटें मानो अब कोर एलिमेंट्स हो गए हैं किसी जॉब के लिए। जॉब ओपनिंग के पोस्ट में तो हाईलाइट करा जा रहा है इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को। NASSCOM के हिसाब से 60% फ्रेश आईटी हायर्स फील ओवरवेल्म्ड इन देयर फर्स्ट ईयर, एंड ये सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि 26% फ्रेशर्स अपने पहले साल में ही जॉब क्विट कर देते हैं ड्यू
टू बर्नआउट एंड स्टैग्नेशन। बिना कटाई छटाई के मूर्ति नहीं बनती, बड़े बोलकर गए हैं, बिना हसल और स्ट्रगल के स्किल्स नहीं बनती, ये वाला अब समझ आता है। वो भी ऐसे कल्चर में जहां क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डोमेन नॉलेज को अपग्रेड करना आर द बेसिक्स। नींद काट के 70 घंटे काम करना जिसमें सिर्फ रिपीटेटिव टास्क करना है, डिलीवरेबल्स पूरा करना है, तो लोगों के बीच में स्किल की इन्वेस्टमेंट नहीं, सीधा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड इसीलिए बहुत सारे फ्रेशर्स बाउंड्री सेट करने से डरते हैं क्योंकि इंडस्ट्री उन्हें रिप्लेसेबल समझती है। एस्पायरिंग माइंड्स के हिसाब से 80% ग्रेड्स आर डीम्ड नॉन स्पेशलाइज्ड लेबर, पर जैसे ही आप इस स्किल गैप पर फोकस करते हैं, नए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डेटा पाइपलाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड और रिलेवेंट स्किल्स, तो आप स्टेप आउट कर जाते हो उस कमोडिटी ब्रैकेट से। समस्या कुछ यूं है कि इन द नॉर्म ऑफ ये काम कैसे भी करके दे दो, अब इसमें समय कितना लगे वो मैटर नहीं करता, बट काम की वैल्यू, उसका डेडलाइन पे कंप्लीशन इज व्हाट मैटर्स। यह ऑटोमेशन आज की वर्कप्लेस में यूज करा जा रहा है, पर उसके अपने चैलेंजेस हैं। जैसे KPMG फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 के एस्टिमेट है कि इंडियन आईटी सेक्टर में 2 मिलियन प्रोफेशनल्स को 2025 से पहले AI रिलेटेड रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्रेशर्स इसको जल्दी अडॉप्ट करें तो रेपिटेटिव टास्क मशीन पर छोड़ के खुद क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर जा सकते हैं। मे बी द डिसीजन मेकिंग विल बी देयर, बट डेटा का कलेक्शन और स्ट्रेटेजी की प्लानिंग AI ड्रिवन होगी। एंड इसके बहुत सारे यूज केसेस एग्जांपल्स तुम ऑलरेडी देख चुके हो। फॉर एग्जांपल, एक लॉ अबाइडिंग जज एक्सेस कर सकता है एक पर्टिकुलर केस की हिस्ट्री AI को यूज करके, उन केसेस की हिस्ट्री जो सिमिलर है उस केस से जिस पे जज को डिसीजन लेना है। एंड बहुत लोगों का मानना है कि फ्यूचर में AI ही रेपिटेटिव टास्क हैंडल करेगा एंड ह्यूमंस का स्कोप क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगा। नीति आयोग के एक पॉलिसी ब्रीफ से पता चलता है कि 50 मिलियन इंडियन वर्कर्स तक रिस्क पर हो सकते हैं इफ दे डोंट अपस्किल बाय 2030। एंड यही इस प्रॉब्लम और केओस के बीच में एडवांटेज है फ्रेशर्स के पास कि अगर वो इस चेंज पर थोड़ा फोकस करें, अपनी स्किल्स को अकॉर्डिंगली अलाइन करें, तो वो खुद बन सकते हैं वो इररिप्लेसेबल टैलेंट जो सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, इनोवेशन पर फोकस करे। एंड ये सारी चीजें अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो तो एक अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर ऑफ वर्क लेके आ सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें इंप्लीमेंट करना लगभग नामुमकिन है। किसी भी चीज को अगर रिफॉर्म करना है, चाहे वो सरकारी पॉलिसी हो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस ड्रिवन कल्चर हो, तो कुछ तिगड़म लगाने पड़ते हैं क्योंकि दिक्कत इंप्लीमेंटेशन पर ही आके अटकती है। क्योंकि सोल्यूशन सबको पता है, पर प्रॉब्लम उसे एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने में। जैसे 2020 में इंडिया में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड पास तो हुआ था, पर अभी तक फुली एनफोर्स नहीं है। रेडिट पर आपको पढ़ने को मिलता है कि ऑफिस में अगर आप इंस्टा स्क्रॉल करते हुए पकड़े गए तो आपका फोन जब्त करा जा सकता है, आपको क्लाइंट सर्विसिंग के लिए भेजा जा सकता है बिना किसी रीइंबर्समेंट के। फिजिकल एग्जॉशन हो या मेंटल ट्रॉमा, इस पर आपके सुपरवाइजर हंसते हैं। देन शायद ये भी हो सकता है कि तुम्हें एक्सप्लॉइट करने वाले के ऊपर एक और मैनेजर बैठा है जो उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। 48 आवर वर्क वीक की बात हर कोड में है, पर ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ILO के 2019 डेटा से पता चला कि 48% इंडियन प्रोफेशनल्स हर हफ्ते 50+ आवर्स काम करते हैं, कॉन्ट्ररी टू द लॉ। एंड वो इसलिए क्योंकि इस इंप्लीमेंटेशन के लिए एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अ वेरी गुड स्ट्रेटजी इज कि आप 2 से 5% रेवेन्यू का फाइन इंट्रोड्यूस करो फॉर रिपीटेड ओवरवर्क वायलेशन, तो कंप्लायंस शूट अप हो सकती है। लेकिन ये सब आज तक सिर्फ प्रपोजल स्टेट पर रुका हुआ है। सिर्फ 12% मिड साइज कंपनीज ओपनली ट्रैक करती हैं वर्किंग आवर्स टू इंश्योर कि वो लीगल लिमिट्स ब्रीच नहीं कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही लो और कंसर्निंग नंबर। आज तो ऑन कॉल अप्रोच या फिर सिंपल भाषा में कहें तो ए नौकर इधर वाला अप्रोच अपने चरम पर है। ये एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स को जबरदस्ती ओवर टाइम में डाल देना भी प्रेवलेंट है। शादी हो या फ्यूनरल, इट फील्स लाइक यू ओ योर एम्प्लॉयर योर लाइफ। नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन लॉन्च हुआ था 2020 में, पर वाइड स्प्रेड वर्कप्लेस इंटीग्रेशन अभी मिसिंग है। तो पॉलिसी का इंटेंशन सही है, राइट टू डिस्कनेक्ट, मेंटल हेल्थ के ब्रेक, EAP के इंसेंटिव्स, सब ड्राफ्ट स्टेज में डिस्कस हो रहा है, लेकिन बिना पेनल्टी के ये लूप बंद नहीं होता। कोई रियल फियर फैक्टर नहीं है फॉर नॉन कंप्लायंट। घर में डेथ हुई, यू कांट फंक्शनल प्रॉपर्ली, और एक सैबैटिकल ऑफर करके आपकी पोजीशन पर आपको बिना बताए किसी और को हायर कर लेना, कई बार विद अ बेटर पे, एंड कुछ हफ्तों बाद आपको फायर कर दिया जाता है फॉर सेंसलेस रीजन। कंपनी गोइंग थ्रू अ लॉस एंड मास हायरिंग एंड फायरिंग बियॉन्ड प्रॉपर रीजन। लोग तो अपनी शादी के मंडप पर अब लैपटॉप खोल के कंपनी मीटिंग के लिए लॉग इन करते हैं। और अगर जोमेटो कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर जिसपे फीमेल एम्प्लॉयज भी है, मैनेजर्स पॉन शेयर कर रहे हैं, लोग पोटेंशियल डेट्स के लिए लड़कियों के नंबर शेयर कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम से जरूरत है स्ट्रिक्ट और सुपरवाइज रोल्स की। समस्या एक और भी है वैसे, जो हम झेले वो तुम भी झेलो वाला है। हमारे पूर्वज घंटों खेत में हल चलाते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे, और तुम इतनी सी मेहनत से डर रहे हो। When Infosys co-founder Mr. Narayana Murthy said, Our youngsters must say, this is my country.
I want to work 70 hours a week. All credible thoughts, लेकिन these thoughts become problematic जब एक अंडरस्टैंडिंग ही चली जाए कि इस परिश्रम का अंजाम ये होना चाहिए कि जो कठिनाइयां मैंने झेली वो मेरे आगे आने वालों को ना झेलनी पड़े। अगर इंडिया में क्लेम करा जाने वाला 70+ वर्क आवर का कल्चर ऐसा बर्नआउट मार दे कि मेंटल हेल्थ, फैमिली स्टेबिलिटी सभी खराब हो जाए, तो वो परिश्रम किस काम का हुआ? इजी रूट ढूंढने में और एक वर्किंग शॉर्टकट ढूंढने में जमीन आसमान का फर्क है, जो आज की जनरेशन लगी हुई है इंप्लीमेंट करने में टू यील्ड बेटर आउटपुट। डेलॉयट की 2022 ग्लोबल जेन ज़ी एंड मिलेनियल सर्वे के हिसाब से 44% जेन ज़ी प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस दैट अलाइन विद देयर वेलबीइंग अप्रोच। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% इंडियन एम्प्लॉइज से they'd stay longer if they had consistent growth plans. And overwork की साइकिल से निकलने का एक और बड़ा तरीका है अपनी स्किल्स पर इंप्रूव करना, स्पेशलाइजेशन करना एंड नेगोशिएट करना अपना पे फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ स्किल। स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन या एडवांस डिग्रीज लेके आप रिप्लेसेबल फैक्टर से इररिप्लेसेबल टैलेंट बन सकते हो और ये टॉक्सिक साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हो। और फिर आता है एक पर्पस ड्रिवन वर्क कल्चर, वो कल्चर जहां नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है ही पर एम्प्लॉइज और एनवायरमेंट को इक्वली प्रायोरिटाइज किया जाता है। 76% जॉब सीकर्स स्पेशली जेन ज़ी would accept lower pay if the company aligns with their personal value। क्योंकि लोग ब्रांड इक्विटी को शायद अब वापस समझने लगे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो बचपन में अगर घर में घी खत्म होता था तो घी ला दो नहीं बोला जाता था, डालडा खत्म हो गया बोला जाता था। ब्रांड ऐसा कि उसने एक नेसेसरी मटेरियल को अपने नाम से ही रिप्लेस कर दिया। यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है एक एम्प्लॉय या एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने क्लाइंट को केटर करने में। और ये सब हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि रियलिटी है। शायद इसीलिए जेन ज़ी और यंगर मिलेनियल्स आज को क्रिएटर बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जहां काम कर रहे हैं वहां उनकी वैल्यूज रिस्पेक्टेड नहीं है तो वो निकल जाएंगे। कुछ क्वाइट क्विटिंग जैसा स्टैंस ले रहे हैं, कुछ रेज अप्लाई कर रहे हैं, कुछ साइड हसल बिल्ड कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली एक पर्पस ड्रिवन वर्कप्लेस उन सब चीजों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड धीरे धीरे ये चेंजेस हो भी रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार इन लेबर रिफॉर्म्स को एनफोर्स करे, मेंटल हेल्थ के स्टिग्मास को चेंज करे एंड अगर हम अपने हसल से, स्ट्रगल से एंड ट्रॉमा से बिटरनेस ना लेकर उनके रीजंस को समझकर और उनको रिपीट ना करा जाए और वो कैसे करा जाए ये समझें, तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस शायद इंडिया में पॉसिबल हो सकते हैं। बात वर्क कल्चर को लेकर जनरेशनल क्लैशेस की हो, ओवरवर्क कल्चर की या फिर अनसस्टेनेबल वेज पे की हो, इस स्ट्रक्चर को बदलने की नीड कितनी है और क्या इसे बदला जा सकता है और अगर हाँ तो कब तक? पिछले साल वर्क लाइफ बैलेंस समिट 2024 नाम से एक इवेंट हुआ था मुंबई में, जहां स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, टॉप एचआर हेड और मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स मिलकर एक पायलट पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे। 48 आवर कंप्लायंस पर स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, मेंटल हेल्थ की मैंडेटरी कवरेज और टैक्स ब्रेक्स फॉर कंपनीज विद फ्लेक्सिबल शेड्यूल। अगर स्टेट्स एनफोर्स करे 48 आवर कंप्लायंस प्लस स्किल डेव इंसेंटिव्स तो एम्प्लॉय रिटेंशन में 15 से 20% का अपटेक आ सकता है। ज्यादा मेहनत पर ज्यादा पे एक सिंपल सा लॉजिक है, पर उस पर अब चलो बात तो हो रही है। एंड कोविड पैंडेमिक के बाद से एक नया सर्किट आ गया है वर्कफोर्स में, हाइब्रिड और रिमोट वर्क सेटअप जो एग्जिस्ट करते थे पैंडेमिक से पहले, पर 2020 की कोविड के बाद उनके नए फॉर्म्स और रिजल्ट्स एस्टॉनिशिंग है। कम्यूट का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, स्किल बिल्डिंग के लिए टाइम निकालना, इन सब से एम्प्लॉइज का मेंटल हेल्थ, उनका अप्रोच टुवर्ड्स वर्क इंप्रूव हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट 2022 इंडिया वर्क ट्रेंड इंडेक्स के मुताबिक फुली रिमोट या हाइब्रिड अडॉप्ट करने वाले इंडियन कंपनीज में प्रोडक्टिविटी गेन हर क्वार्टर एवरेज 12% रिपोर्ट हुआ है, और ये डेटा हम ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। एंड अंत में प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पर सारी कठिनाई आती है उसे इंप्लीमेंट करने में। अच्छी बात है कि जेन ज़ी और यंगर मिलेनियल्स इन वर्किंग कल्चर को चेंज कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। एंड अगर स्किल बिल्डिंग, नेगोशिएशंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट टॉक्सिक पैटर्न्स नॉर्मलाइज हो तो एक बेटर फ्यूचर भी नॉर्मलाइज होगा। एंड अच्छी बात यह है कि इंडिया के इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को चैलेंज करा जा रहा है, बट इस प्रॉब्लम के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए इसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर निभानी होगी। एंड दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। तुम मुझे बताओ तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट्स में। तुम यहाँ तक आ गए तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो, इनफैक्ट ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है जो तुम चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।